नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आपको पता है कि मैं घटना से पूर्वावलोकन के पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी क्रम में हमारा ये 18 टॉपिक हो चुका है। हमारा 19वां टॉपिक है और आज का टॉपिक है हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वर्तमान में भारत में केंद्रीय संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अधिसूचित वरीयता क्रम तथा मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1952 में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के साथ उपमंत्री पद का भी उल्लेख है। भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है तथा भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा ये जोड़ा गया था, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर सधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था कि जो राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल किया गया था कि अगर राष्ट्रपति किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजा है तो राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार मतलब कार्य करेगा। कि एक बार अगर वो बोला है कि आप लोग एक बार और विचार कर लीजिए, अगर विचार करने के बाद भी वही सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति उसके अनुसार कार्य कर लेगा। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न का किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। कोई सलाह दी है और यदि दी है तो क्या दी है, इसकी कोई जांच नहीं होगी। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री सहित जो कुल मंत्री होंगे वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इसको 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधानों में शामिल किया गया है। इसको कब शामिल किया गया है? 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या 53 हो गई है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय इनसे पृथक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत सरकार का कानूनी नाम भारत का के विरुद्ध द्वारा वादी में प्रयुक्त विधिक नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। इसका अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी, उस पर वाद लाया जा सकेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निश्चित एक कोटों से सही उत्तर चयन कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में।
राष्ट्रपति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य, ये भी सही है। 2, 3, 4 सही है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाममात्र कौन सा सही है? नाममात्र का नेता होता है, गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये भी गलत है। वो अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यही सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) के में स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति समांतर संसदीय प्रक्रिया के अनुसार ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता हो जिसका लोकसभा में बहुमत हो, तथा ऐसे व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से व्यवहार में किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये सही है। भारत में प्रधानमंत्री होता है, ये भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य केंद्रीय सरकार का होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है, वस्तुतः लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने भी निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री में वर्गीकृत करता है। संविधान नहीं वर्गीकृत करता है दोस्तों। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये सही है दोस्तों। ये संविधान किसी तरह का वर्गीकरण नहीं है मंत्रियों का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। अतः मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। भारत में मंत्रियों के वर्गीकरण का ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अधिसूचित वरीयता अनुक्रम तथा मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1952 में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के साथ उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर पद का भी उल्लेख है। अतः कथन 1 असत्य है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुच्छेद 75 के खंड 1 के पश्चात अंत स्थापित नए खंड 1 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% किया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कैबिनेट मंत्री का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का परिषद होता है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री
एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उपमंत्री सभी शामिल हो जाते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में किया है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार उपयोग किया गया है, वो है संविधान के अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इनके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उस पर लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से उपबंधित है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन गोपालास्वामी अंकर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री या किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ये नहीं है दोस्तों। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग के गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। ये सही है दोस्तों, पहला गलत है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका भी सही है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एन गोपालास्वामी आयकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। उन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी के पुनर्गठन में मंत्रियों के समूह ब्यूरो बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन और प्रक्रियाएं ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की। इस प्रकार प्रश्नगत ये सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। तदनुसार अगस्त 1970 में एक नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के ही प्रभार में होता है। फरवरी 1973 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया तथा अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया। मार्च 1985 में इस कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पे नहीं, गलत है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, तो ये सही है। 2 सही है। कैबिनेट सचिव जो है कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इनका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालयों विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किए जाते हैं, तो इसके केवल 2 सही है। इसका भी सही है, ये गलत है। अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तदनुसार इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 बनाएंगे, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों विभागों तथा उनके विषय उपबंधित हैं। नए मंत्रालय विभागों का निर्माण पुनर्गठन उक्त नियम में राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नियम बनाकर किया गया। इन्हीं नियमों के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन पोर्टफोलियो आवंटित करता है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों को उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सही है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्रवाई नहीं राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति है, तो ये सही है, गलत है। इसका ए सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति कार्यवाही जो राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्यों का आवंटन के लिए नियम बनाएगा तथा ये सही
इसलिए कथन एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होती है? तो प्रधानमंत्री की। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो गई, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति से अपने कृत्यों के प्रयोग के लिए इसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वो वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ तो बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 मंत्रिगण की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर, लेकिन राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वो लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि ज़्यादा लोकतांत्रिक है ये लोकसभा से का सदस्य है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर अवश्य रूप से दोनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए। सही है। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75(5) में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा, नहीं अन्यथा 6 माह के बाद वो अपने पद पर नहीं बना रहेगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और वह व्यक्ति संसद सदस्य होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समांतर राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह संसद सदस्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अब लिखित है कि इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करेगा, पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करेगा। सही बात है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होता है, उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में स्वविवेक का ही प्रयोग करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर 6 माह के पश्चात उसकी पद मुक्त माना जाएगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 75(5) में है। 75(5) में संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह इस प्रकार वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह तक ही मंत्री पर रह सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है 6 माह तक।
भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद हेतु मुक्त होना पड़ेगा 6 माह बाद। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक की सीमित है, नहीं, दोनों सदन से हो सकती है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए, भी सही है। सी गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सी गलत है क्योंकि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का भी व्यक्ति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, परंतु मुझे 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है तब प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत 75(3) के अनुसार। तो यही होगा 1 2 3 1 2 3 सही है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये संवैधानिक बाध्यता है अभिष्ट कब्जा 4 संविधान में 4-3 संविधान में नहीं है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के, ये नहीं है बस, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। 75(2) के तहत संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पद धारण करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेंगे। ये सही है, ये गलत है, ये सही है इसका। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं सिर्फ लोकसभा के प्रति। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये गलत है और आर सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं। यदि कोई गैर सदस्य मंत्री बनाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद नहीं लोकसभा के प्रति संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं, सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ये भी सही है। 2-3 सही है दोस्तों, एक नहीं सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, न कि संसद के प्रति, न कि संसद जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों आ जाते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद अपने पद पर बने रहेंगे और अनुच्छेद 78 क के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप व प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है परंतु परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ये है कि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ये इस तरह का संविधान उल्लेख नहीं है लेकिन ये पालन किया जाता है। यदि प्रधानमंत्री, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है दे तो वह त्यागपत्र देता है। इस संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु निम्न सदन के प्रति मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75(3) की कार्य या परंपरा है कि बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है
को विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत में संसदनात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन समानतः विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद रख सकती है ये विश्वास प्रस्ताव। संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में ही स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद लोकसभा में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष में से किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भर्त्सना प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव भी समानतः विपक्ष द्वारा ही लाया जाता है। किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा में अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ये होती है स्पीकर की। लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता है तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्यागपत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। लोकसभा की प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम जो है 50। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, सही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित की जाती है, भी सही है, दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः अविश्वास प्रस्ताव मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। तो लोकसभा अपने प्रक्रिया और एवं संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया निर्धारित की है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन नियम 198 में है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित रूप में लोकसभा स्पीकर को देनी होगी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कुछ। 15 अगस्त 2023 तक लोकसभा में 28 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। लाल बहादुर ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रतिवर्ष 1.19 अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है। उनके लगभग 1.59 वर्षों के कार्यकाल में कुल 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए किसी सदस्य द्वारा लिखित सूचना लोकसभा स्पीकर को नहीं बल्कि लोकसभा महासचिव को देनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसलिए ए और 3 सही नहीं है, ए और सी सही नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये नहीं सही है। राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएंगे। अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक निर्वहन करेगी कार्यभार का, सही है।
राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री थे? तो ये थे कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1991 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए तथा इसी वर्ष वे तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया और 1957 से 62 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर षणमुखम शेट्टी थे। इसमें कोई नहीं है। आर के षणमुखम शेट्टी थे जो 15 अगस्त 1947 से 17 अगस्त 1948 तक इस पद पर रहे। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। स्वतंत्र भारत के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के बाद बी.आर. अम्बेडकर विधि मंत्री कानून मंत्री बने थे, जो कि अंतरिम सरकार के कानून मंत्री, जबकि अंतरिम सरकार के कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ थे। निम्नलिखित में से किन लोगों को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो के अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो में थे? तो ये थे सी.एच. भाभा। प्रश्नगत व्यक्तियों में स्वतंत्र प्रभार के मंत्रिमंडल पोर्टफोलियो के लिए इस प्रकार थे: जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, श्रम, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो दोस्त क्या नहीं थे होंगे, हाँ पोर्टफोलियो से भिन्न थे सी.एच. भाभा। जगजीवन राम जो है श्रम थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, सी.एच. भाभा वाणिज्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा। इन व्यक्तियों के पुनर्गठित अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो इस प्रकार था: जगजीवन राम श्रम, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, सी.एच. भाभा खान व विद्युत मंत्री और सरदार वल्लभ रक्षा। इस पर स्पष्ट है कि प्रश्न नंबर 3 का विकल्प डी होगा। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे देवगौड़ा। भारत में व्यक्ति के अनुसार 12वें प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके एस देवगौड़ा थे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक पद पर रहे। इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक वेबसाइट पर नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री को उल्लेखित हैं। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो टफ क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा बनाने वाला। देवगौड़ा जो है 1989 से 90 में, तो इसका एक्सप्लेनेशन है। एच.सी. देवगौड़ा जो है 96 से 97, चंद्रशेखर 90 से 91, अटल बिहारी वाजपेयी जो है 98 से 2004, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98, विश्वनाथ प्रताप सिंह 98 से 90। उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी उपयुक्त अवधि के पूर्व 16 मई 1996 से 1 जून 96 तक भी प्रधानमंत्री रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे? तो ये है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा 300 भी रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा 2 बार। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद पर एक बार से अधिक का समयांतर के बाद सुशोभित किया है? किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री पद एक बार से अधिक समयांतराल के बाद सुशोभित किया है? तो ये तो लगातार ही रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, ये तीनों हैं, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। इसका ऑप्शन सी होगा। जवाहरलाल नेहरू के प्रतिनिधित्व काल में समयांतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा पहली बार 27 मई 1964 से 9 जून 1974 तक और दूसरी बार 11 मई 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 2 समयांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी 1966 से 80 और अटल बिहारी वाजपेयी 66
पहली बार 1966 और दूसरी बार 98 में। 2 समय अंतरालों में प्रधानमंत्री रहा था। इसका सी रहेगा। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर तत्कालीन सोवियत संघ ताशकंद में वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। निम्नलिखित राज्यों और उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री में नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के हैं। नरसिम्हा राव जो हैं आंध्र प्रदेश के हैं। मोरारजी देसाई जो हैं बम्बई के हैं। मोरारजी देसाई बम्बई के हैं। 5 एच.डी. देवगौड़ा जो है कर्नाटका के हैं। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटका के हैं। चरण सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के। और नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। तो 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 2 5 4 1 3 20 का सही आंसर है। सही सम्मेलन इस प्रकार है। पी.वी. नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश, मोरारजी देसाई बम्बई, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक, चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश और नरेंद्र मोदी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो ये थे चंद्रशेखर जी। प्रश्नगत प्रधानमंत्रियों में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री से बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो चंद्रशेखर। देवगौड़ा जो कर्नाटक के, नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और मोरारजी देसाई बम्बई के। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर। एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह जो हैं राज्यसभा के सदस्य थे, जबकि चंद्रशेखर जो है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य प्रधानमंत्री काल में वे बलिया लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र से सांसद थे। भारत के प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुआ? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस के कारण चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब तक तीनों प्रश्न और विकल्पों में कार्यकाल में संसद में उपस्थित हुए थे। निम्नलिखित में कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? तो भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं पी.वी. सिंह, वाई.वी. चौहान, आर. वेंकटरमन, प्रणब मुखर्जी। चारों रहे हैं दोस्तों। प्रश्नगत विकल्पों में सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है, ये नरसिम्हा राव के द्वारा। 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसके तहत आर्थिक सुधारों के लिए उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण तथा बाजारीकरण की नीति लाई थी। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ही नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 26 दिसंबर 2024 को निधन हुआ था, भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आरबीआई के पूर्व गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं, परंतु वो वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री बने रहे। असम राज्य में से सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। इनके पश्चात वे लगातार असम में ही थे। 1996, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा के सदस्य बने। अतः उनके प्रधानमंत्री काल के संदर्भों में सही विकल्प डी ही है। 19 अगस्त 2019 को राजस्थान से वो राज्यसभा के सदस्य थे तथा उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 को समाप्त हुआ। उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ। नहीं, 14 होगा दोस्तों। यहाँ कथन, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, सही है। संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है। इसका भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन
कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अमानता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्रियों के में होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। भारतीय संविधान में के किसी अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री पद या उत्तरदायित्व का निर्वहन का उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्श अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में से किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के एम शर्मा बनाम देवीलाल एवं अन्य के प्रकरणों में स्पष्ट है कि उपराष्ट्रपति का पदनाम केवल वर्णनात्मक है और उप प्रधानमंत्री कहे जाने से मंत्री को प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसका कथन कारण दोनों सही व्याख्या भी सही कर रहा है। उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन क्या है? संविधान के प्रावधानों से हट करेंगे। उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। यह राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर है। इस पद का सृजन किया जाता है, पूर्णतः गैर संवैधानिक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक इस पद पर रहे। इसके पश्चात मोरारजी देसाई 1967 से 69, चौधरी चरण सिंह 69, जगजीवन राम 79, यशवंत चौहान 79 से 80 और चौधरी देवीलाल 89 से 90 और 90 से 91, लाल कृष्ण आडवाणी 2000 से 2004 तक रहे। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो न तो एक और ना ही सही। कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। और 653(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वही इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो है जो कैबिनेट सचिव होता है, वही सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आश्रित सदस्य होंगे। गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। इसका 2 सही होगा। ना तो एक सही है, ना ही दूसरा सही है। इसमें ये तो गलत ही था। इसमें क्या है? कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देश में कार्य करता है। संविधान के 75 दिन के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अन्यथा समयावधि बीत जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। कैबिनेट समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर दीजिए। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय और जरूरत और परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। तो दोनों सही हैं। यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हैं तो वह आवश्यक नहीं कि वो समिति के अध्यक्ष हों। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो 3 और 4 गलत नहीं है। 1 और 2 सही हैं और 3 और 4 गलत हैं। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। संविधान के इतर निकाय है। कार्य संचालन और नियमों के तहत इनका गठन प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर जरूरतों और परिस्थितियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कैबिनेट समिति का सदस्य प्रधानमंत्री होने पर उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। कोई अन्य कैबिनेट मंत्री समिति का अध्यक्ष तभी होता है यदि प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल न हो। संसदीय मामलों के कैबिनेट समिति के प्रधानमंत्री सदस्य नहीं होते हैं और इसकी अध्यक्षता वर्तमान में 3 जुलाई 2024 को हुए पुनर्गठन के तहत रक्षा मंत्री द्वारा की गई है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% होगी? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अतः विकल्प बी सही उत्तर है।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की सीमा रखी गई है? तो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। केंद्रीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ठीक है। वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 36 नहीं 53 हो गई है। वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 53 हो गई है, ये सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 53 हो चुकी है। भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1999 में। भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना 1999 के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पृथक करके की गई थी। यह मंत्रालय देश के अनुसूचित जनजातियों की एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, महिला और बाल विकास विभाग नहीं है, इसके लिए अलग विभाग है ये। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पूर्व नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत वर्तमान में 2 विभाग हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता और उच्चतर शिक्षा विभाग। उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही तकनीकी शिक्षा शामिल है। महिला और बाल विकास विभाग 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही स्थापित किया गया था, किंतु 30 जनवरी 2006 से वह स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में स्थित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया था 2006 से। खाद्य एवं पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये पहले जो है खाद्य पोषण महिला बाल विकास मंत्रालय का अधीन होता है खाद्य पोषण मंडल, उसमें कोई नहीं है, ऐसे देख लेते हैं। खाद्य और पोषण मंडल जो है जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, प्रारंभ में खाद्य और कृषि मंत्रालय का अधीन था। 1993 में महिला बाल विकास विभाग के अधीन कर दिया गया है, जो कि तब से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन था। वर्तमान में महिला और बाल विकास के मंत्रालय के अधीन है खाद्य पोषण संस्था। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्रालयों में किसका एक विभाग है? तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है गृह मंत्रालय का भाग है। 98वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ का पूछ लिया? गिरिराज सिंह को बेगूसराय के। 98वीं लोकसभा के पश्चात नवगठित एनडीए मोदी सरकार ने कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को दिया। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार जो है राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन है, इसमें कोई नहीं है। जॉर्ज अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन है। किरेन रिजिजू पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रभार स्मृति ईरानी के पास था। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत से संबंधित है श्वेत पत्र। भारत में सरकार अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी भी विषय पर विस्तृत और आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो ये है गोपालास्वामी आयंकर रिपोर्ट के आधार पर आधारित। एन गोपालास्वामी आयंकर ने 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी मिशनरी ऑफ गवर्नमेंट की अनुशंसा की थी कि ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज के रूप में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्तरदायी मंत्रालयों के नए समूह की स्थापना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार सही है? कैबिनेट सचिवालय प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति के अधीन होती है, गलत है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन होती है। सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सेवा मंडल के पदेन अध्यक्ष होता है, दूसरा सही है। कैबिनेट सचिवालय प्रस्ताव प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल या सचिवालय का कार्य नहीं है? कौन सा मंत्रिमंडल या सचिवालय का कार्य नहीं है? तो ये का कार्य है कार्य है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना है। मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता सही है। मंत्रिमंडल के वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता है, ये तो सही है। भारत सरकार कार्य आवंटन विभाग 1961 के नियम 2 की प्रथम अनुसूची में मंत्रिमंडल सचिवालय को 46वें क्रम पर स्थान दिया गया है। नियम 3 के तहत उपबंधित द्वितीय अनुसूची के तहत मंत्रिमंडल सचिवालय को आवंटित विषय मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय सहायता के लिए
अनुसचिव सहायता कामकाज के लिए नियम बनाना। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सचिवालय सहायता में शामिल है। प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची तैयार करना और वितरित करना, कार्यसूची से संबंधित दस्तावेजों का विवरण करना, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना, प्रधानमंत्री का अनुमति प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड पर विवरण और मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करना। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन प्रणाली है नीति कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन से संबंधित है, जिसमें सचिवालय योजना एवं नीति निर्माण संबंधी कार्य करता है, जबकि नीति क्रियान्वयन संबंधी निकाय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो ये होता है भारत के प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान व अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये 1951 में किया गया था। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद होता है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं और संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्रियों और प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नेहरू शांतिवन सही है, शास्त्री विजय घाट सही है, और इंदिरा गांधी शक्ति स्थल भी सही है। राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं वीरभूमि है, राजीव गांधी का वीरभूमि है। जय जवान जय किसान का नारा ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत पाक युद्ध 1965 में दिया था। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।